नमस्ते बच्चों, इंग्लिश ग्रामर की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो इस कक्षा में हम एक एक करके पूरे 12 टेंस जो है वो पढ़ चुके हैं। अब आज का एक वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आप ये टॉपिक देख रहे हैं कि ये सीखा तो टेंस आपकी मुट्ठी में। तो ये जो पूरे टेंस का जो एक निचोड़ है मैंने आपके सामने रखा है। तो यदि इसके सारे स्टेप्स आप ध्यान से पढ़ लेंगे, उनको नोट कर लेंगे, उस प्रोसीजर को यदि सीख लेते हैं, उस प्रक्रिया को आप सीख लेते हैं, तो आप किसी भी वाक्य को बिल्कुल बिना किसी परेशानी के जो है वो ट्रांसलेट कर पाएंगे। और आपको टेंस जो है वो आपकी जितनी भी समस्याएं टेंस संबंधी या आपको जो भी झिझक रहती है कि वाक्यों को कैसे हम अनुवाद करें, उनका ट्रांसलेशन करें इंग्लिश में, वो सारी झिझक आपकी जो है मिट जाएगी। तो एक एक करके मैं जो चीज़ें आपके सामने रखूंगा उनको आप बहुत गौर से ध्यान से सीखिए, उनको उस विधि को आप ध्यान देखिए और ध्यान से देखिए। और फिर जितने वाक्य मैं इसके अंत में मैं आपको बताऊंगा तो उनको कैसे हम पहचान करके कैसे ट्रांसलेट करें, उस पूरी विधि को जो आप अच्छी तरह नोट करें और बिल्कुल उदाहरण सहित मैं हर चीज़ आपके सामने रखूंगा। तो हम इसके स्टेप्स पर चलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बच्चों 3 चरण हैं। तो आपको उसमें टेंस पहचान की जो प्रक्रिया है पूरी वाक्य की, वो उसके 3 चरणों में हम सबसे पहले जो आप जानेंगे वो है कि यानी जाने पहले 3 बातें। तो उन 3 बातों में सबसे पहली बात ये है कि आप पहले जो है वो वाक्य को पढ़ करके आप 3 टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो इसका पता लगाएंगे। इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि सबसे पहले हम जो है वो 3 टेंस में से कौन से टेंस का वाक्य है आप इसको पहचानेंगे सबसे पहले। और मैं चाहता हूं कि आप ये जो स्लाइड है ना वो अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। तो पहले आप इसे नोट कर लें अपनी कॉपी में और फिर आगे के चरण पर चलेंगे, ताकि ये चीज़ें आपको तभी समझ में आ पाएगी। तो पहला स्टेप आपका है कि 3 टेंस में से कौन सा टेंस है इसको पहचानना। और दूसरा बच्चों स्टेप होता है 4 जो एक्टिविटी होती है। हम जानते हैं कि टेंस 3 होते हैं, प्रत्येक में 4 प्रकार की एक्टिविटी होती है। तो हम पहले टेंस पहचानने के बाद ये देखेंगे कि ये 4 एक्टिविटी में से कौन सी एक्टिविटी का सेंटेंस है, यानी वो सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है या कंटिन्यूअस टेंस है या फिर परफेक्ट टेंस है या फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दूसरा कार्य होता है एक्टिविटी को पहचानना। पहला होता है टेंस को पहचानना, दूसरा होता है एक्टिविटी को पहचानना। तो आप इसे भी नोट कर लें। फिर बच्चों तीसरा स्टेप आता है सेंटेंस को पहचानना। तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जब हमें ये पता लग जाए कि ये जो वाक्य दिया गया है वो इस टेंस का है और इस प्रकार की एक्टिविटी का है, तो उसके बाद हमें ये देखना है कि वाक्य एफर्मेटिव है या निगेटिव है। मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य है, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, या फिर इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है जिसको अपने प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं, या फिर क्वेश्चन वर्ड है यानी जो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई वगैरह से बनते हैं, WH वर्ड क्वेश्चन है। तो इन सेंटेंस का पता लगाएंगे। तो पहली प्रक्रिया हो गई कि पहले आप सबसे पहले टेंस पहचानें, दूसरी एक्टिविटी होगी कि आप जो है वो एक्टिविटी को पहचानें, और तीसरा हो गया सेंटेंस को पहचानना। अब मैं आपको इनकी पहचान के तरीके बताता हूं कि किस प्रकार से आप इनकी पहचान करेंगे। ये पहले के बताए तीनों जो मैंने अभी स्टेप बताए थे उनको आप अपनी कॉपी में रजिस्टर में अच्छी तरह नोट कर लें। अब बारी आती है कि हम टेंस को कैसे पहचानें, यानी जो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया था कि सबसे पहले जो है वो टेंस को पहचानें। तो बच्चों आप वाक्य को पढ़ करके आप सबसे अंत में ये देखें कि यदि वाक्य के अंत में है या हूं आता हो या फिर हो आता हो तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। तो इससे प्रेजेंट की पहचान होती है हमारा कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट है। फिर यदि वाक्य के अंत में था, थे या थी आता है तो वो पास्ट टेंस होता है। और यदि वाक्य के अंत में गा, गे या गी आता है तो वो फ्यूचर टेंस होता है। तो इससे हमें टेंस का पता लग जाएगा। और टेंस का पता लगाने के बाद फिर हम उसकी एक्टिविटी का पता लगाएंगे। तो टेंस को पहचान करने की जो ये तकनीक है इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। अब चलते हैं आगे एक स्टेप पर कि एक्टिविटी कैसे पहचानें। तो एक्टिविटी की पहचान के लिए बच्चों सबसे पहले आपने जब टेंस का पता लगा लिया सबसे अंतिम शब्द से, है वगैरह से, तो अब आपको क्या करना है कि उससे ठीक पहले देखना है
कि यदि उस वाक्य अंतिम शब्द से पहले यदि ता ते ती आता है तो वो सिंपल टेंस होता है बच्चों, या इंडेफिनिट टेंस होता है। यदि है के साथ ता आता है, ता है हो गया तो वो हो गया प्रेजेंट सिंपल हो गया। और यदि उससे पहले रहा है, रही या रहे आता है तो फिर वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। और यदि चुका, चुकी, चुके आता है तो वो परफेक्ट टेंस होता है। और रहा, रही, रहे के साथ क्या आता है, समय भी आता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप जो है वो एक पूरे टेंस का पता लगा सकते हैं कि टेंस कौन सा है, फिर उसके अंदर एक्टिविटी कौन सी है। तो ये दो चीजें, यानी आपको वाक्य को अंत से शुरू करना है। ये सब चीजें मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा, लेकिन ये चीज आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें, एक एक करके ये सब चीजें आप नोट करते जाएं। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको जब वाक्य करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो टेंस पहचानने के बाद और एक्टिविटी पहचानने के बाद अब बारी आती है बच्चों की सेंटेंस को कैसे पहचानें, क्योंकि आखिर में वाक्य का जो सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उससे वाक्य बनता है। तो सबसे पहले जो है वह आपने टेंस पहचाना, फिर उसकी एक्टिविटी पहचानी। अब वाक्य पहचानने के लिए ये है कि यदि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हो तथा वाक्य में नहीं शब्द न आया हो तो बच्चों वो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है उस प्रकार से होती है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मैन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर एटसेट्रा आता है। तो इस प्रकार से ये एफर्मेटिव वाक्य की पहचान होगी। फिर जब निगेटिव वाक्य की बात करें तो वाक्य के अंत में फुल स्टॉप हो और वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो बच्चों वो निगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। उसको जब हम बनाएंगे तो ये सूत्र काम में लेंगे। सब्जेक्ट आएगा, पहले कर्ता आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद नोट लगता है, फिर मुख्य क्रिया आएगी टेंस के अनुसार, फिर कर्म आएगा और फिर अन्य बची हुई चीजें। और फिर इसके बाद यदि वाक्य क्या से शुरू होता है, देखिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये आप इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और उसको जब आप बनाते हैं तो जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मुख्य क्रिया आएगी टेंस के अनुसार, और फिर कर्म आएगा, फिर एटसेट्रा आएगा। तो ये जो वाक्य के 3 वाक्यों की पहचान थी, अब हम आगे चौथे वाक्य की पहचान पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि वाक्य यदि क्या से शुरू हो और वाक्य में नहीं शब्द आया हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तो बच्चों वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इंटरोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कर्ता के बाद क्या लग जाता है, तीसरे स्थान पर नोट लग जाता है, और फिर टेंस के अनुसार मुख्य क्रिया, फिर कर्म आएगा, फिर एटसेट्रा। तो इस प्रकार से जो है वो वाक्य बनेगा, जो होता है वो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। फिर देखिए कि अगर दिया गया जो वाक्य वो टेंस एक्टिविटी पहचानने के बाद यदि वो क्वेश्चन है तो उसकी क्या पहचान है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि वाक्य क्या से शुरू नहीं होता हो। ठीक है, वाक्य क्या से शुरू नहीं होता और यदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वाक्य के अंत में तो वो निश्चित रूप से क्वेश्चन WH क्वेश्चन होता है। तो इसकी ये बहुत जबरदस्त पहचान है इसकी कि क्या से शुरू नहीं होना चाहिए और प्रश्नवाचक वाक्य जो चिन्ह है वो अंत में लगा हो तो वो जो वाक्य है वो WH क्वेश्चन होता है। और उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं जो भी वाक्य में दिया गया है, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद जो है वो मैन वर्ब टेंस के अनुसार आती है, फिर कर्म और फिर एटसेट्रा और फिर कुछ अन्य चीजें आएगी। तो इस प्रकार से ये स्टेप जब नोट कर लिए हैं आपने तो जो है हम अब वाक्यों की प्रैक्टिस पे चलेंगे। मैं इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल अप्लाई करके बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके पूरे जो ये 7 आपके लिए जो स्टेप जो लिखे हैं वो सब आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, क्योंकि यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आप जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आप नोट जरूर करें, और वाकई जो ये बहुत कारगर साबित होने वाला तरीका है। तो ठीक है, अब चलते हैं वाक्यों के जो है वो ट्रांसलेशन पर। मैं आपको ये चीजें अप्लाई करके बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं
इनकी सहायता से मैं आपको जो मैंने अपने आपको अभी जो तकनीक बताई थी उसके आधार पर जो इन वाक्यों को ट्रांसलेट करके मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से, चाहे आपके 12 टेंस के 60 प्रकार के जो वाक्य बनते हैं उनमें से चाहे कोई प्रकार का वाक्य आता हो, क्योंकि 12 पंजे 60 यानी हर टेंस में जो वो 5 प्रकार के वाक्य करें तो 60 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो उनमें से कोई वाक्य से आपके सामने आ जाए वो आप बिल्कुल आसान से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इस चीज का आप एक एक पल सुनिए बच्चों, क्योंकि वाकई जो है ये बहुत कारगर तरीका है और वाकई आप जिससे सीख पाएंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आप सबसे पहले टेंस को पहचाने। तो देखिए यहाँ पर ये जो आखिरी शब्द होता है आप इसके द्वारा टेंस पहचाने। तो देखिए मैं आपको एक एक चीजें पूरी करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हूँ आ गया, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब वाक्य में हूँ आता है तो ये टेंस हो जाता है प्रेजेंट। तो देखिए एक हमारी चीज सिद्ध होगी कि ये प्रेजेंट तो है। अब हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट में कौन सा है। तो बच्चों इसके बाद यानी नंबर 1 पर आप सबसे पहले ये देखें अंत में, फिर 1 आप अंत से शुरू करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर आ जाएं आप इस दूसरे शब्द पर। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है आपके पास, चुका। तो मैंने आपको बताया था कि जब अंत से पहले चुका, चुकी, चुके होता है तो वो परफेक्ट होता है बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए हमें कितने आसानी से जो है वो टेंस का पता लग गया। और अब तीसरा काम जो हम करेंगे वो है सेंटेंस पहचानने का। तो देखिए मैंने आपको सेंटेंस पहचान में बताया था कि यदि वाक्य के अंत में क्या लगा हो, तो यहां से आप देखेंगे कि ये प्रश्नवाचक है, फुल स्टॉप है या क्या है यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। और उसके साथ आपको याद रखना है कि आप पूरे वाक्य में देखें कि कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखिए कहीं भी नहीं शब्द नहीं आया है, यानी नहीं जो है वो नहीं आना चाहिए, तो इसमें नहीं। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि केवल फुल स्टॉप लगा हुआ है और नहीं शब्द जो है इसमें कहीं भी नहीं है। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, सकारात्मक वाक्य हो गया। अब हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की जो है वो सूत्र लिखेंगे उसका। तो हमने देखा कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, यानी सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आएगा क्योंकि अफर्मेटिव है। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज या हैव होती है, और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म आती है। फिर उसमें ऑब्जेक्ट आता है और फिर उसमें कुछ एटसेट्रा। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा। तो अब हम एक एक करके इन जो है वो शब्दों को इसमें पिरो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, सबसे पहले जो है वो आई यानी मैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, और फिर देखिए आई के साथ लगता है हैव, तो आई हैव। और फिर आप देखें कि वर्ब जो इसमें कार्य किया है, तो पढ़ चुका हूं, तो पढ़ना इसमें क्रिया हो गई। तो पढ़ना की थर्ड फॉर्म जो है वो रीड ही होती है, इसको रेड बोलते हैं। तो आई हैव रेड। तो देखिए पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर देखिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। तो कर्म इसमें यह है पुस्तक, ये जो यहाँ पर है ये इसका कर्म हो गया। तो यह की इंग्लिश होती है दिस। तो आई हैव रेड दिस बुक। तो इस प्रकार से ये। और फिर देखिए बच्चों 3 बार पढ़ चुका हूं, तो ये जो है वो एक एडवर्ब हो गई इसकी। तो इसको हम वाक्य के अंत में एटसेट्रा में लिखेंगे। तो आई हैव रेड दिस बुक 3 टाइम्स, ठीक है, या थ्राइस भी लिख सकते हैं आप। तो 3 टाइम्स लिखते हैं यहाँ पर, 3 बार पढ़ चुका हूं। तो इस प्रकार से देखिए कि एक वाक्य को हम बिल्कुल सबसे पहले यहाँ से टेंस पहचाने आप, फिर एक्टिविटी पहचाने, फिर सेंटेंस पहचाने, और फिर उसका जो आपको पैटर्न यानी उसका सूत्र जो आपको याद होना चाहिए। तो इसकी सहायता से जो है आप इसको वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें जो है लर्न करने की वो पहले आपको लर्न होनी चाहिए। अब हम दूसरे वाक्य पर आते हैं, इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य के अंत में गा लगा हो, है ना, ये देखिए यहाँ पर गा लगा है, तो ये इसका मतलब ये नंबर 1 क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो फ्यूचर हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे कि ये फ्यूचर में कौन सा है।
तो फ्यूचर में देखिए इसमें रहा नहीं आ रहा है, न चुका आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ गा गे गी आता हो तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया बच्चों। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। अब हम देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। यानी टेंस देखने के बाद सेंटेंस देखेंगे कौन सा है, तो फ्यूचर सिंपल हो गया। अब देखेंगे कि इसके पीछे बच्चों यहां पर आप देखिए क्या लगा हुआ है। तो तीसरे नंबर पर आप सेंटेंस देखते हैं ना हमेशा ही, तो पहला तो ये वाक्य हो गया, तो इसी से मिल गया, दोनों बातें मिल गई, और टेंस और एक्टिविटी मिल गई। अब तीसरी बात आपके पास होती है सेंटेंस की। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि जब पीछे वाक्य में जो है वो सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और वो क्या से शुरू नहीं होता हो, तो ये WH वर्ड हो गया बच्चों, WH वर्ड क्वेश्चन हो गया, WH क्वेश्चन हो गया। तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हम इस टेंस के अनुसार लिखेंगे। तो आप देखें कि इसका जो फिर सूत्र बनेगा वो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन होता है तो उसमें सबसे पहले WH वर्ड आता है और उसके बाद जो वो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो चूंकि ये फ्यूचर सिंपल है तो इसमें क्या आएगी, शैल या विल आएगी, और उसके बाद जो है वो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट आता है जो क्वेश्चन होता है उसमें, और उसके बाद वर्ब आएगी। तो वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है फ्यूचर सिंपल में, और प्लस फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर प्लस में एटसेट्रा, और अंत में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए कि यहाँ पर आ गया कहाँ, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो क्वेश्चन वर्ड जो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर, और फिर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो इसके अनुसार शैल विल लगती है, तो वह इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो इसकी इंग्लिश ही होगी, ही के साथ विल लगेगा। तो वेयर विल, और फिर देखिए वेयर विल ही, और फिर देखिए यहाँ पर वेयर आ गया, फिर विल आ गया, फिर ही आ गया, और फिर यहाँ पर वर्ब यानी मिलना की इंग्लिश होती है मीट, तो वेयर विल ही मीट। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो मुझे मिलेगा, तो मैं यहाँ पर क्या हो गया, कर्म हो गया। तो वेयर विल ही मीट मी, मुझे की इंग्लिश जो है मी होती है, और फिर देखिए यहाँ पर एटसेट्रा में आपके पास आ गया उस गांव में, तो मे की इंग्लिश होती है इन, और उसकी इंग्लिश होती है दैट। तो वेयर विल ही मीट मी इन दैट विलेज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये जो तरीका है बिल्कुल कारगर तरीका है। आप इसको कुछ और वाक्य लेकर के मैं आपको और इसको अच्छी तरह आपको जो है कंठस्थ करा दूंगा। यदि आप पूरी चीज को गौर से सुनते हैं, देखते हैं, तो आप कोई कारण नहीं है कि टेंस नहीं सीख सकते। तो ये देखिए आपके पास तीसरा वाक्य। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर लास्ट वाला जो शब्द होता है इसको देखते हैं सबसे पहले आप। तो यहाँ पर था लगा हुआ है, तो था लगा है, तो बच्चों यहाँ पर था या थी या थे लगे हो, तो आप पता लग गया आपको कि ये पास्ट है निश्चित रूप से। अब हम देखते हैं कि इससे ठीक यानी एक नंबर पर हम सबसे पहले ये देखते हैं, दूसरे नंबर भी इससे पहला शब्द देखते हैं। तो यहाँ पर रहा आ गया, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस हो गया बच्चों। तो ये हो गया आपके पास कंटिन्यूस। और फिर आप देखें कि ये जो है इसकी दो चीजें पता लगने के बाद आपको देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो यानी पहला टेंस होता है, दूसरी एक्टिविटी हो गई ये रहा, और तीसरा सेंटेंस आप देखने के लिए यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और साथ में ये क्या से शुरू हो रहा है। तो लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा और शुरू से क्या से शुरू होता है वाक्य, तो वो होता है बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और अब इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव है तो क्या से शुरू हो रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब उसकी वॉज या वर्ब होती है, तो सबसे पहले आएगी वॉज या वर्ब में से कोई आएगी वो सब्जेक्ट अनुसार, प्लस उसके बाद होता है सब्जेक्ट। और फिर आपको पता है कि कंटिन्यूअस टेंस है ये, तो इसमें वर्ब में क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगी, और फिर जो है प्लस में ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्या आएगा एटसेट्रा, और प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करिए आप। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है बच्चा करता है, यहाँ पर तो बच्चा सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें वॉज लगेगा।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉज और बच्चा यानी द चाइल्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉज द चाइल्ड। और फिर आप देखें कि वर्ब में आईएनजी लगाएं तो खेलना की इंग्लिश बच्चों प्ले होती है, तो प्ले में आईएनजी लग जाएगी तो हो जाएगा आपके पास प्लेइंग। तो वॉज द चाइल्ड प्लेइंग। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो खिलौने से खेल रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा विथ टॉय, क्योंकि खिलौने से खेलता है वो तो आएगा विद टॉय। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए वाक्य बन गया। तो देखिए वॉज द चाइल्ड प्लेइंग विद टॉय। तो इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से वाक्य की पहले पहचान होती है, टेंस की, फिर एक्टिविटी की, फिर सेंटेंस की, फिर उसका सूत्र देख करके वाक्य को बनाने। तो ये सब चीजें आपने नोट करने के बाद इनको करेंगे तो बिल्कुल आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। और देखते हैं वाक्य, मैं आपको खूब प्रैक्टिस इसकी करा दूंगा। तो आप देखें यहाँ पर आप तुम कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो। तो बच्चों सबसे पहले मैंने बताया कि आप यहाँ आएंगे तो नंबर 1 पर देखिए हो आ गया, इट मीन्स ये प्रेजेंट है, तो इसका टेंस तो आपको पता लग गया प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट में कौन सी एक्टिविटी है, तो यहाँ पर आप देखें ते आ गया बच्चों दूसरे नंबर पर, तो ते आ गया, ता ती ते आता है तो वो इंडेफिनिट होता है, सिंपल होता है, तो ये प्रेजेंट का क्या हो गया, सिंपल टेंस हो गया, तो प्रेजेंट सिंपल बन गया। अब तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, इसके सेंटेंस का पता लगाएंगे। तो तीसरी बात ये देखेंगे कि यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लेकिन क्या से शुरू नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगाओ और क्या से शुरू नहीं होता हो तो वो क्वेश्चन वर्ड होता है, WH क्वेश्चन होता है, तो इट मीन्स ये WH क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। तो उसका जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो WH वर्ड आएगा और उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अनुसार, तो टेंस आप प्रेजेंट सिंपल है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बच्चों डू या डज होती है, तो यू डू या डज आएगी। और प्लस में देखिए फिर इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए और प्लस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे कि तुम कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो, तो कौन सी इंग्लिश होती है बच्चों, विच। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विच और फिर देखिए विच के बाद हमेशा नाउन आती है तो विच क्वेश्चन आएगा, तो विच क्वेश्चन। और फिर देखिए यहाँ पर डू या डज में से आएगा तो आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगता है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम होगे, तुम के अनुसार यानी यू हो गए, यू के साथ क्या लगेगा, डू, तो विच क्वेश्चन डू यू। और फिर देखिए बच्चों एक इसमें वर्ब जो है वो चाहना और पूछना, तो चूंकि मैन वर्ब जो है इसकी मुख्य जो है वो चाहना है तो इसकी वांट आएगी, तो व्हाट विच क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहले विच क्वेश्चन डू यू वांट, अब दूसरी वर्ब जाती है वो टू लिख करके उसके आगे इन्फिनिटिव वर्ब लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी आस्क, तो विच क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए वाक्य ट्रांसलेट हो गया। तो बिल्कुल आप इस प्रकार से जो है वो इस तरीके को अच्छी तरह अपने मन में बिठा लीजिए। अब और सेंटेंस पर चलते हैं, खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों इसमें मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि सबसे आखिरी शब्द देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें था आ गया नंबर 1, तो था आ गया, इट मीन्स ये पास्ट हो गया, तो था थे थी आता है तो वो पास्ट होता है। अब हम देखते हैं कि पास्ट में कौन सा है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि उसने पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, तो इसका मतलब ये हो गया यानी दे चुका था, मतलब पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दे चुका था वो, तो दो पर यहाँ पर चुका चुकी से इसकी तुलना करेंगे आप, तो यहाँ पर इसका मतलब ये पास्ट का परफेक्ट हो गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम भावनात्मक रूप से इसको समझेंगे तो ये यानी पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दे चुका था, तो इस प्रकार से इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है ये। ठीक है, इसको पास्ट जो है वो सिंपल में जानने की कोशिश नहीं करें आप। अब हम देखेंगे कि टेंस पता लगने के बाद तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि फुल स्टॉप लगा हुआ है और साथ में नहीं भी आ गया बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये और ये चीज मिलकर के इसको इसने क्या बना दिया, निगेटिव सेंटेंस बना दिया, यानी फुल स्टॉप भी है
साथ में नहीं भी आया तो ये बच्चों बन गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम इसको पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन होती है आप जानते हैं, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड आएगी, उसके बाद नोट लग जाएगा, निगेटिव है इसलिए, और प्लस में वर्ब की आपको पता है परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है, और फिर इसका ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर जो है एटसेट्रा, और प्लस में फुल स्टॉप। तब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसने की इंग्लिश क्या हो गई, ही। तो इस प्रकार से इसमें आ गया ही, और ही के साथ सबके साथ हैड ही लगता है, क्योंकि हैड एक वचन बहुवचन सबके साथ लगता है। तो ही हैड नॉट, और देखिए नॉट लगने में देखिए यहाँ पर उत्तर देना, तो बच्चों रिप्लाई होता है उत्तर देना। रिप्लाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिप्लाइड, तो वाई हट करके IED लग जाता है। ही हैड नॉट रिप्लाइड। अब किसका प्रश्न का उत्तर नहीं है, पहले प्रश्न का, तो ही हैड नॉट रिप्लाइड पहला प्रश्न जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो FIRST फर्स्ट और क्वेश्चन। तो इस प्रकार से देखिए आप यदि आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपके सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट होते जाएंगे। अब देखते हैं आगे इसका जो है वो, क्या बरसात रुक चुकी थी। तो बच्चों यहाँ भी देखिए लास्ट में क्या आ गया, पास्ट आ गया, तो यहाँ पर पास्ट हो गया, और फिर देखिए यहाँ पर चुकी आ गया, तो यहाँ तो नंबर एक टेंस और दूसरी एक्टिविटी भी बहुत आसानी से जो है आपकी क्या होगी, क्लियर होगी, कि परफेक्ट होता है चुका वाला हमेशा, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और फिर आप देखते हैं कि सेंटेंस की बात करें तो इसके पीछे जो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, शुरू में देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो इन दोनों ने इसको क्या बना दिया, यानी पीछे अंत में क्वेश्चन मार्क और क्या से शुरू होता हो तो ये बन जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कौन से टेंस का, पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, और प्लस फिर इसमें आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, और फिर देखिए ऑब्जेक्ट होगा, और फिर एटसेट्रा। इस प्रकार से देखिए बिल्कुल आसानी से जो है वाक्य ट्रांसलेट। तो आप जानते हैं बरसात के लिए जो है वो सब्जेक्ट के रूप में जब इट काम में लेते हैं तो आप यहाँ पर हैड लिखेंगे सबसे पहले, और हैड के बाद जो है वो आप सब्जेक्ट के रूप में बरसात के लिए इट काम में ले सकते हैं। तो हैड इट, और रुक चुकी थी, तो रुकना की इंग्लिश स्टॉप होती है, तो स्टॉप में हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, स्टॉप्ड हो जाएगी। तो हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग, तो बरसात की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रेनिंग। तो रेन जो होती है बरसात की वर्ब होती है, रेनिंग उसकी नाउन होती है। तो हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग। तो इस प्रकार देखिए बच्चों ये जो तरीका है मैंने आपको 6 बार अप्लाई करके बता दिया है। तो एक दो बार और देखते हैं इसको, और बिल्कुल आप इस प्रकार से फॉलो करेंगे तो आपके सेंटेंस जो बहुत आसानी से बनेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों 7वां जो वाक्य यहाँ पर आपके पास है वो देखो कि यहाँ पर गा गे गी आ रहा है ना लास्ट में। तो नंबर 1 जब गा गे गी आता है तो फ्यूचर होता है, इसका मतलब ये फ्यूचर तो है ही। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर में कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए चुका चुकी चुके आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया ये। तो इस प्रकार से आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया ये। अब आप देखें कि फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस कौन सा है। तो 2 बातें तय होने के बाद तीसरी बात होती है सेंटेंस की। तो सेंटेंस यहाँ से देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है इसमें यहाँ पर, और इसमें नहीं शब्द कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट के या फ्यूचर परफेक्ट के एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह जो इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो जो मैं सूत्र अब नहीं लिख रहा हूँ, सीधा वाक्य बना रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले एफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, तो वह हो गया। तो आप देखें यहाँ पर ही, और देखो फ्यूचर में शैल विल आता है, तो ही के साथ विल आएगा, तो ही विल। और देखिए इस फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल के बाद हैव आता है, और पढ़ना की जो इंग्लिश होती है रेड होती है, रीड होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर लिखेंगे
रीड, लेकिन बोलते रेड है इसको, ही विल हैव रेड। और देखिए आपका पत्र ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया योर लेटर। तो इस प्रकार से ये जो है वो सूत्र के अनुसार आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर आगे वाला वाक्य जो आप देख रहे हैं कि वे अपने कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे, तो बच्चों नंबर 1 थे आ गया लास्ट में, तो ये पास्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि पास्ट में कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर रहा, रही, रहे आता है दूसरे नंबर पर, तो जो है वो क्या होता है, ये कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये इस प्रकार आपने देखिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। और फिर आप देखें कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस के लिए देखिए बच्चों यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरे नंबर, ये तीसरी बात हम सेंटेंस देखते हैं, साथ में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों बातें मिलकर के इसको क्या बना देती है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है निगेटिव सेंटेंस बना देती है। तो निगेटिव की तरफ जब हम इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो कर्ता इसमें आएगा, निगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो दे। और फिर आप देखेंगे कि नहीं ले रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूस है, तो वॉज या वर आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दे के साथ वर आता है, बहुवचन है इसलिए, तो दे वर नॉट। और देखिए लेना की इंग्लिश होती है टेक, टेक में लग जाएगी ING, तो टेकिंग हो गया, दे वर नॉट टेकिंग। और रुचि नहीं ले रहे थे, तो ये हो गया आपके पास इंटरेस्ट, तो दे वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन, और अपने कार्य में दे के लिए अपना देर हो गया, तो यहाँ हो जाएगा दे वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर वर्क, ठीक है, या जॉब हो जाएगा, तो दे वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर वर्क या देयर जॉब हो गया। फिर हम देखेंगे कि ये वाक्य जो है वो 9वां वाक्य देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, गे लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर हो गया। आपको पता है कि लास्ट में गा गे गी आता है, तो फ्यूचर हो गया। अब यहाँ पर देखो कुछ भी चुका रहा वगैरह नहीं आता है, तो इसका मतलब ये जो है वो फ्यूचर सिंपल हो गई, तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया। और फिर आप देखें कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस देखिए यहाँ पर ये जो है वो तीसरी चीज हम सेंटेंस देखते हैं, तो सेंटेंस यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, शुरू में देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये दोनों मिलकर इसको क्या बना दे रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे हम इसको। तो आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्यालय है, क्योंकि बंद क्या रहेंगे, कार्यालय रहेंगे, तो इसके साथ विल लगेगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे विल। और फिर देखिए कार्यालय के लिए आएगा विल द ऑफिसेज, ठीक है, विल द ऑफिसेज। और फिर देखिए यहाँ पर पहले विल आ गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आएगी, तो फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो रहना की इंग्लिश होती है बच्चों रिमेन, तो रिमेन मीन्स रहना, तो विल द ऑफिसेज रिमेन। बंद का मतलब हो गया क्लोज्ड, ठीक है, तो विल द ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड, और आज की इंग्लिश हो जाएगी टुडे। तो इस प्रकार से देखिए वाक्य बन गया। तो अब आपने जो है वो अच्छी तरह नोट कर लिए होंगे कि एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि नंबर 1 सबसे पहले आप क्या देखें, सबसे पहले आप टेंस देखें कौन सा है, फिर नंबर 2 पर आप एक्टिविटी देखें, कौन सी एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी यानी जो एफर्मेटिव क्या सिंपल या कंटिन्यूअस या परफेक्ट जो भी होती है एक्टिविटी वो देखें आप। फिर नंबर 3 पर आप क्या देखें, सेंटेंस देखें कि किस प्रकार का सेंटेंस है, और फिर नंबर 4 पर उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, उसमें उसके अनुसार जो है वो और सही वर्ब भर दें उसके अंदर। तो इस प्रकार से जो आप इन 4 चीज़ों को यदि फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपके वाक्य जो है बिल्कुल सही बनेंगे। तो इस वीडियो को आज मैं आपको कहूँगा कम से कम 2-3 बार अच्छी तरह देखें इसको, तब आप जो है वो बिल्कुल इस विधि को सीख पाओगे। शुरू में जो 7 स्लाइडें मैंने आपकी रखी है तो वो आप जरूर नोट करें पहले। अब आपको पता है कि वाक्य के अंतिम सेक्शन में जब मैं हमेशा आपको वाक्य देता हूँ तो आप इनको ट्रांसलेट करके मुझे भेजेंगे जरूर।